बहती गंगा उपन्यास की 6वीं कहानी का शीर्षक है अल्लाह तेरी मस्जिद अव्वल बनी। कहानी शुरू होती है दंगाइयों से घिरे रामदयाल और रकिया उर्फ मुल्तानी की जान जब काशी नरेश के भाई प्रसिद्ध नारायण सिंह ने बचाई थी। रकिया ने उसी समय काशी नरेश के इस भाई को अपना दिल दे दिया था और अपने मन मंदिर में अपना जीवन साथी मान लिया था और प्रण किया था कि इस जीवन में मेरा समर्पण केवल प्रसिद्ध नारायण के लिए ही रहेगा। लेकिन एक राजा के भाई की चाहत रकिया के लिए भारी पड़ गया था और रकिया का यह सपना अधूरा ही रह गया। जबकि रकिया की सुंदरता के कारण बड़े बड़े रईस लोग उससे विवाह करना चाहते थे, लेकिन रकिया ये बात अच्छी तरह से जानती थी कि उसका विद्रोही तेवर और चंडी रूप केवल प्रसिद्ध नारायण के आगे ही झुक सकता है, क्योंकि रकिया प्रसिद्ध नारायण से बेइंतहा प्यार करती थी। वो उसके लिए जान भी दे सकती थी। शायद इसीलिए रकिया ने किसी बंधन से न बंधने का निर्णय लिया था और प्रसिद्ध नारायण की चाहत लिए रकिया स्वेच्छा से अनैतिक कार्य में लिप्त होकर अपना जीवन बिताती रही। इसी बीच एक दुर्घटना में रकिया की नाक कट जाती है और वह बदसूरत हो जाती है। ऐसी स्थिति में रकिया अपना पेट पालने के लिए एक अंग्रेज व्यापारी जिनका नाम मिस्टर बेटले था और वह अपने परिवार के साथ बनारस में रहते थे। उन्होंने रकिया को अपने बच्चे की आया नियुक्त कर रखा था। सन 1857 के गदर की शुरुआत हो चुकी थी। पूरे देश में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का माहौल था। रकिया और मुल्तानी भी झांसी की रानी की तरह इस गदर को आज़ादी की लड़ाई मानती थी। इसीलिए गदर के दिनों में वह हिंसक और कट्टर हो उठी थी। यद्यपि बनारस में गदर का जोर नहीं था, परंतु कुछ अंग्रेज अधिकारियों की कमजोरी से बड़ी गड़बड़ी हो गई और अंग्रेजों में भगदड़ शुरू हो गई। वे नावों पर बैठकर चुनार की ओर भागने लगे। उनमें से एक नाव पर बेटले भी अपने परिवार के साथ चुनार की ओर गंगा नदी के रास्ते भागने पर मजबूर हुआ। उसके साथ उस नाव पर उसके बच्चे की आया रकिया और एक तीर्थ पुरोहित भी सवार था। उस समय के तत्कालीन बनारस के राजा के पिता प्रसिद्ध नारायण ने अपने किले के पास इन नावों को घेरवा कर डुबा दिया और जो अंग्रेज तट पर तैर कर लौटे उन्हें गोलियों से भून दिया गया था और इस प्रकार सभी अंग्रेज मारे गए थे। इस पूरे घटना में केवल रकिया और तीर्थ पुरोहित जिसका नाम झालर था, यही दो लोग बचे थे। बनारस में इस विद्रोह को दबाने के लिए जनरल नील ने मद्रास रेजिमेंट की एक टुकड़ी की मदद से जून 1857 में बनारस पर पुनः नियंत्रण कर लिया था और इस गदर को बनारस में पूरी तरह से दबा दिया गया था। लेकिन दोबारा अंग्रेज सरकार के खिलाफ किसी को सर उठाने की हिम्मत न हो और वे सैकड़ों वर्ष तक सिर न उठा सकें, बनारस की जनता में डर और खौफ फैलाने के उद्देश्य से जनरल नील ने अंग्रेज शासन के खिलाफ विद्रोह करने वाले बनारसियों को, चाहे वह बूढ़ा हो या जवान हो, उसे पकड़वा कर रस्सी के एक टुकड़े से उसका हाथ पीछे बांध दिया जाता था और दूसरा टुकड़ा गले में बांधकर सड़क के किनारे किसी सार्वजनिक स्थान पर किसी वृक्ष की डाली से उसे लटका दिया जाता था और अंग्रेज सेना के लोग पेड़ से लटके छटपटा कर मरते हुए व्यक्ति के मरने पर ताली बजाकर हर्ष ध्वनि करते थे। इसके अलावा अंग्रेज सैनिकों ने बनारस में शक के आधार पर यहाँ के काफ़ी नागरिकों को बंदी बना लिया था। अतः पूरी तरह से बनारस में विद्रोह को शांत कराकर जनरल नील ने बनारस की कमान अपने युवा मेजर बकले को सौंपकर कलकत्ता चला गया। मेजर बकले अपनी सैन्य टुकड़ी की छावनी राजघाट किले के खंडहर में बनाकर कैंप करता है और विद्रोह के दौरान अंग्रेजों की नाव को डुबोकर एवं गोली से मारे गए अपने साथियों की हत्या में शामिल होने के शक में रकिया उर्फ मुल्तानी, जिसकी उम्र 58 वर्ष थी, और साथ में पुरोहित झालर को गिरफ्तार करके पूछताछ शुरू करता है। झालर अत्यंत दुर्बल और मूर्ख था। उसे यह भी याद नहीं था कि उसकी नाव डूबी भी थी। लाचार होकर मेजर बकले को उसे रिहा करना पड़ता है, लेकिन रकिया जीवन भर समाज विद्रोह कर जीती रही और 1857 के गदर में बनारस से होकर जाने वाली विद्रोही सेना के स्वागत में इसने बनारस के व्यापारियों की मदद से कुओं में चीनी के बोरे डलवाकर शरबत तैयार कराया था और विद्रोहियों की मदद की थी। इस घटना की जानकारी पूरे बनारस शहर में फैल गई थी। रकिया का अंग्रेज शासन के खिलाफ यह विद्रोही तेवर उसे मौत की सजा देने के लिए काफ़ी था, लेकिन मेजर बकले बड़ी मछली पकड़ने के लिए रकिया को समझाते हैं कि राजा के बाप प्रसिद्ध नारायण के बारे में जो कुछ तू जानती है सब हमें बता दे, मैं तेरी जान बख्श दूंगा। मेजर की बात सुनकर रकिया खड़ी खड़ी मुस्कुराती रही। दोपहर का समय था। चारों ओर सिपाहियों से रकिया घिरी हुई थी। मेजर लगातार रकिया पर दबाव बनाते जा रहे थे। मेजर की बात सुनते सुनते रकिया तैस में आ जाती है और तेज स्वर में कहती है, कैसी बातें करते हो साहब, कुछ देर के लिए तुम अपने को औरत समझ लो और फिर सोचो कि जब तुम 10 बरस के थे उस समय किसी ने तुम्हारी जान बचाई हो और उसी दिन तुमने उसको दिल दे दिया हो
और सारी उम्र उसी की याद में बिता दी हो, और आखिरी उम्र में किसी ने तुमसे अपने मासूक के खिलाफ गवाही देने के लिए कहे, तो क्या तुम उसके खिलाफ बयान दे सकोगे? मेजर बकले ने पुनः रकिया को समझाते हुए कहा, अपनी जान सबको प्यारी होती है, उसे बचाना कौन नहीं चाहेगा। रकिया बोल पड़ती है, 7 समुंदर 13 नदी पार तुम्हारे देश में ऐसा होता होगा साहब, लेकिन यहाँ तो कोई जहांगीर भी आए और मेरे मासूक के खिलाफ मुझसे कुछ कहलवा कर मुझे नूरजहां भी बनाना चाहे तो मैं तख्ते हिंदुस्तान को ठोकर मार दूं। मेजर ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या जान बचाने के लिए भी नहीं? रकिया शेरनी की तरह दहाड़ते हुए बोली, जान जान क्या करते हो, जान तो एक दिन जाएगी ही। मेजर बकले को रकिया की इस गुस्ताखी पर गुस्सा आ गया और उसने कहा, तुम्हारी जान कल सुबह ठीक 6 बजे गोली मारकर ले ली जाएगी, और प्राणदान के अलावा कोई इच्छा हो तो बताओ, वो इच्छा पूरी कर दी जाएगी। रकिया बोली, मेरी कोई इच्छा आज तक पूरी नहीं हुई और न मेरी कोई इच्छा पूरी कर सका। अब तुम क्या मेरी इच्छा पूरी करोगे? अगर तुमसे हो सके तो जुमेरात तक मुझे जीने दो। रकिया ने अपनी बनवाई हुई मस्जिद की ओर इशारा करते हुए कहा, मैंने यह मस्जिद बड़े चाव से बनवाया है, लेकिन नालायक मुल्ला ने फतवा दे दिया है कि अनैतिक कार्य से कमाए गए धन से बनी मस्जिद में मुसलमान को नमाज नहीं पढ़ना चाहिए। खैर कोई बात नहीं, मुझे 2-4 रोज और जीने दो। जुमेरात को मैं वहाँ नमाज पढ़ लूँ, उसी दिन ईद है, अपनी मस्जिद में खुद रत जगह कर दूँ, फिर सुबह तुम खुशी से गोली मार देना। उसी मस्जिद में मैंने अपनी कब्र भी तैयार करा रखी है। मेजर बकले ने कहा, अब कुछ नहीं हो सकता है, हुक्म नहीं बदला जा सकता है। मेजर की बात सुनकर रकिया हंसते हुए कहती है, तब तुमने मेरी ख्वाहिश क्यों पूछी, झूठे कहीं के। लेकिन साहब, तुम इतनी बात जान लो कि मैं ईद की रात मस्जिद में ज़रूर नमाज पढ़ूंगी और रत जगह भी करूंगी, तुम मुझे रोक नहीं सकते। ये बात कहते हुए रकिया के चेहरे पर हंसी आ जाती है और अल्लाह तेरी मस्जिद अव्वल बनी गाना गाते हुए सिपाहियों के पहरे में हवालात की ओर चल पड़ती है। और दूसरे दिन सुबह 6 बजे रकिया को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया जाता है। रकिया के मरने के 2 दिन बाद शराब की पेग पर पेग चढ़ाते हुए मेजर बकले अपनी मंगेतर क्लेरिसा किर्टिंग, जिसके साथ मेजर के इंग्लैंड पहुंचते ही विवाह होने वाला है, उसे अपने कैंप के कमरे से कुर्सी पर बैठकर पत्र लिखते हैं। प्रिय क्लेरा, आज ईद है, यहाँ आकर मैं भयंकर उलझन में फंस गया हूँ। हैमलेट में डेनमार्क के राजा का प्रेत जैसे अपनी कब्र से निकलता है, वैसे ही यहाँ एक बुढ़िया भी कब्र से बाहर निकलने के लिए बेचैन है। वह रात में मस्जिद में टहलते और गाते हुए देखी गई। जिस सिपाही ने मुझे पहले यह खबर दी उसे मैंने डांट दिया, परंतु अपनी आंख और कान पर मैं कैसे अविश्वास करूं। मस्जिद के सामने अपने कैंप में बैठा हुआ यह चिट्ठी तुम्हें लिख रहा हूं। रात के 12 बजना ही चाहते हैं। समूचा कैंप में सन्नाटा छाया हुआ है, हवा साए साए चल रही है, आसमान में चांद नहीं है, तारे खूब खिले हैं। लो संतरी ने भी 12 का घंटा बजा दिया, और वह देखो मस्जिद के सहन में नकटी बुढ़िया ने भी चहलकदमी शुरू कर दिया है। उसके नकिया नकिया कर गाने की आवाज़ मेरे कानों में आ रही है। अरे आज यह क्या, वह शैतान मस्जिद से निकलकर मेरे कैंप की ओर आ रही है। कितनी जल्दी जल्दी आ रही है वह। लो, वह दरवाजे पर पहुंच गई। शायद सुअर का बच्चा संतरी सो गया है। क्लेरा क्लेरा, मुझे बचाओ, मेरी हालत खराब हुई जा रही है। अरे यह तो कमरे में आ गई। इसका गाना सुनकर मेरा खून पानी हुआ जा रहा है। बंद कराओ, मेरा गला घुट रहा है। बंद कराओ इसका यह गाना, अल्लाह तेरी मस्जिद अव्वल बनी। और रात बीतने के बाद सितंबर 1958 की इस सुबह को राजघाट के इस पुराने किले के खंडहर में तहलका मच गया था। सभी भयभीत हो उठे थे। बात भी असाधारण थी कि इस स्थानीय सैन्य टुकड़ी के सर्वोच्च अधिकारी मेजर बकले सुबह अपने कमरे में कुर्सी पर मरे हुए पाए गए। फौजी सर्जन ने मृत मेजर बकले के शव का परीक्षण करके बताया कि मेजर की मौत पत्र लिखते लिखते डर के कारण हृदय गति रुकने से हुआ है। और लेफ्टिनेंट हिल ने टेबल पर पड़ी चिट्ठी उठा ली जो अंग्रेजी में लिखी थी। वो उसे रुक रुक कर पढ़ने लगा। बहती गंगा उपन्यास की 7वीं कहानी का शीर्षक है रोम रोम में वज्रबल, जिसकी प्रस्तुतिकरण आप सबके समक्ष अगले अंक में साझा करूंगा। धन्यवाद, नमस्कार। बहती